जब भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पे कर रहा है उसके पीछे कोई वजह है। मेरा अगर 12 साल का कैरियर है तो मेरे साथ 12 साल से एसोसिएट है। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी, अर्निंग आपके पास खुद ही आ जाएगी। वो मेरे पास तभी आएगा जब मैं $100 वाली चीज़ $50 में ऑफर करूँ। तो आपने अपनी सर्विसेज ऐसी देनी है कि कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके पास रहें। हम कोई इलेक्ट्रिशियन का काम तो कर नहीं रहे, गलत तार लगा देंगे तो धमाका हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आपने खुद डेवलप करना है और उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि आप अपना बिजनेस या सॉफ्टवेयर हाउस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को बिगनिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना जर्नी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो उसी में आई थिंक सो कि आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा कि आप भी कैसे अपना जर्नी जो है अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया, जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की .NET में, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी हायरिंग हुई। वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट ही में ही अपना कोई एक अपना फ्रीलांस टाइप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया एज अ सेल्फ प्रोजेक्ट। मैंने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एजुकेशन के हवाले से कि उसमें मैं बच्चों को नॉलेज दूंगा। जैसे आप पास पेपर्स देखते हैं या इस तरह की कोई भी ऑनलाइन पे जाके नॉलेज लेते हैं, तो मैंने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जॉब के साथ ही। अब मसला ये है कि उसी टाइम से मेरे माइंड में कुछ चीज़ें जनरेट होने लग पड़ी। मैं प्रोफेशनली फील्ड में इन हो गया कि मैंने बिज़नेस को कैसे लेके चलना है। वो प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा, फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा फ्लॉप था, लेकिन अगेन उसने मुझे एक तो एक्सपीरियंस ज़्यादा कर दिया। कोई भी जॉब पर्सन है वो 9 to 6 जॉब करता है। 9 to 6 जॉब करने के बाद वो घर आया है, उसके बाद वो फ्री है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम किल कर रहा है। लेकिन मेरे पास 9 to 6 के बाद एक और जॉब थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि मेरा एक्सपीरियंस अगर 1 ईयर्स का है, एक दूसरे पर्सन का भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मेरा 1 ईयर का बाय प्रोफेशन तो वो 1 साल कंसीडर हो रहा है, लेकिन मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं 9 to 6 के बाद आके घर में भी 3 से 4 घंटे काम कर रहा हूँ अपना। तो इट मीन्स कि आपने जब भी अपना जॉब कैरियर स्टार्ट करना है तो आपने कोई ऐसी एक्टिविटी साथ रखनी है अपने जॉब के साथ, अपने फ्री टाइम में, जिसको आपने टाइम स्पेंड करना है। उससे आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होगा। आप बाकी जितने भी आपके कोलीग्स हैं उनमें से आप डिफरेंट सिनेरियो में क्रिएट होने लग पड़ेंगे। मीन्स कि आप जैसे 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, आप 8 घंटे के बाद आगे 5-6 घंटे खुद भी दे रहे हैं। 5-6 घंटे देने के बाद 5-6 घंटे दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप 18 घंटे की जॉब कर रहे हैं। तो जिस बंदे का एक्सपीरियंस 1 साल का है, वो 1 साल नहीं, वो 1.5 साल कंसीडर होने लग गया। तो इसी तरह ही मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उसने मेरी लर्निंग काफ़ी करवाई कि मेरे क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या मेरे ड्रॉबैक्स हैं, मैंने किन किन पॉइंट्स पे काम करना है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी तरह फिर मैंने अपनी जॉब के साथ साथ कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स किए, क्लाइंट स्टार्ट किए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि मैं मल्टीपल स्किल्स यूज़ करने लग गया हूँ, मीन्स के डिज़ाइनिंग के भी टचेस करने लग पड़े, इसलिए मैं थोड़े डिफरेंट कोलीग्स को अपने साथ इंगेज करने लग गया। मैं डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने कोलीग्स को इंगेज किया कि यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये डेवलपमेंट का टास्क मैं कर लूँगा, डिज़ाइनिंग का टास्क आप कर लेना। तो वो मैंने डेवलपमेंट के टास्क मैंने कर लिए, डिज़ाइनिंग के टास्क उन्होंने कर लिए, मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होने लग पड़ा। इसी तरह मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने लग पड़े, रेफरल प्रोजेक्ट्स आने लग पड़े। अब बात आती है कि जॉब स्किप करने की। ऑब्वियसली जब मेरा कैरियर का उस टाइम पीक लेवल था, मैं उस टाइम 180+ सैलरी ले रहा था तब, और काफ़ी लाइबिलिटीज़ भी आपके साथ इंगेज हो जाती हैं कि आपने घर की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं या कुछ भी व्हाटएवर आपने अपने साथ लाइबिलिटीज़ इंगेज की होती हैं। अब मेरे पास स्टेप था कि मैं अपनी जॉब स्किप करूंगा और अपने बिज़नेस के कैरियर में आऊँगा। लेकिन अगर मैं अपनी जॉब स्किप करता और बिज़नेस के कैरियर में फ़ौरन आ जाता, तो वही लाइबिलिटीज़ ने मुझे दोबारा फोर्स करना था कि मैं दोबारा जॉब की तरफ मूव कर जाऊँ, क्योंकि मैं एक कंफर्ट जोन के अंदर था। सुबह जाना, 9 to 6 जॉब करनी, आपको पता है मंथली आपको सैलरी मिल जानी है और आपने उसके अंदर अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कर लेने हैं। मैंने उसके अंदर क्या किया, मैंने अपनी सेविंग्स की। सेविंग्स को मैंने इस तरह सेव किया कि मैंने अपना 6 मंथ का एक बैकअप बनाया कि 6 मंथ 180+ आप मल्टीप्लाई कर लें 6 को, तो मैंने वो सारा का सारा एक बैकअप क्रिएट कर लिया 6 मंथ्स के लिए। और मैंने 6 मंथ का अपना गोल भी ऑटोमेटिकली अब सेट हो गया कि मैंने 6 मंथ के अंदर अंदर अपना जितना भी सेटअप है वो मैंने सेट करना है। अब 6 मंथ का एक मेरे पास टाइम गोल भी आ गया। लोग क्या करते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उनके पास ओपन टाइम है। ओपन टाइम के अंदर वो ये करेंगे कि अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, जब तक वो सर्वाइव कर सकते हैं वो करेंगे, उसके बाद वो दोबारा जॉब की तरफ मूव कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करना है कि मैंने ये गोल अपना ये टाइम लिमिट मैंने सेट कर लिया 6 मंथ का।
और उसके लिए आपने अपना एक बैकअप भी रेडी कर लेना कि 6 मंथ में मेरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मैंने कैसे एक्सपेंस करना है और कैसे उनको कंट्रोल करना है। अब वो 6 मंथ का मेरे पास एक गोल सेट हो गया और मैंने उसके अपने बैकअप भी रख लिया। वो 6 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपने बिज़नेस के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट की। जो चीज़ें मुझे अपनी जॉब टाइम के अंदर मैं कस्टमर्स को या उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहा था, मैंने उसके अंदर भी अपना टाइम स्पेंड किया। तो मेरा 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो जो मेरा सैलरी वाला गैप था वो कवर हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपनी टीम को एक्सपैंड किया और ये सारी एक मेरी जर्नी थी जिसको मैंने अपना किया। अब हम बात करते हैं जॉब की। स्टार्टिंग पे जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो 3 to 4 मंथ्स जो है मुझे जॉब के लिए कॉल ही नहीं आई। तो जैसे आपने भी किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, कभी कोई पार्ट टाइम या किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया? आपने किया? कॉल्स आई हैं आपको इंटरव्यूज़ की? क्या वजह लगती है वो क्यों नहीं आई? शायद ना वो पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नहीं है या कि अभी अप्लाई कर। आप सीनियर के लिए अप्लाई कर रहे थे कि जूनियर के लिए? मैं तो इंटर्न्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो इंटर्न्स के लिए तो पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। क्वेश्चन आता है माइंड में आपके? क्वेश्चन आता है कि नहीं कि इंटर्नी के लिए तो मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए, मैं तो इंटर्नीस के लिए अप्लाई करूँ, तो क्यों नहीं आई जॉब? शायद अप्लाई करने का तरीका भी देख सही नहीं है। अच्छा, और किसने अप्लाई किया? आपने भी किया? आपको आई कॉल? गए आप इंटरव्यू के लिए? जी सर, मैंने वीडियो एडिटिंग की लिए अप्लाई किया था एक सॉफ्टवेयर हाउस में। ठीक है, मैंने वहाँ पे 4 माह तक काम किया था। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से अच्छा, आपने कैसे अप्लाई किया? सर बेसिकली मैंने उनका फेसबुक पेज से उनको अप्रोच किया था, देन वहाँ पे रेफरल बेस पर था मैंने। अच्छा, आपका रेफरल बेस था। अच्छा, आपकी सीवी में आपने क्या क्या मेंशन किया था? मेरा एक सर्टिफिकेट है नैपटेक का, मेंशन किया हुआ है। अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो मेंशन की हुई है। एक इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो मेंशन किया हुआ है। स्किल सेट में क्या क्या अपनी BScs के हवाले से क्या क्या आपने उसमें मेंशन किया? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और देना कुछ एडिटिंग के टूल्स, एडोबी के जो वो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन की। अच्छा, यही आपका एक ड्रॉबैक था। हमारे पास जब भी सीवी आती है, इंटर्नी के लिए भी आई है, तो हम ये सबसे पहले ये चीज़ गैस करते हैं कि आपका स्कोप क्लियर है कि नहीं। इट मीन्स कि जैसे अभी आप अपना फ्यूचर किस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं? डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में? डेवलपमेंट में। तो फिर आपने डिज़ाइनिंग के टूल्स क्यों डाले, एडिटिंग के टूल्स क्यों डाले? हाँ, और मसला ये आपने सिर्फ वो पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ उनका नाम पता है। जब हमारे पास सीवी आती है, हम सबसे पहले ये चीज़ गैस करते हैं कि यार इसने जिस पोस्ट के लिए हमने जो पोस्ट डाली है, डिज़ाइनिंग की भी डालते हैं, डेवलपमेंट की भी डालते हैं। मेरे पास डेवलपमेंट की सीवीज़ आई। अब मैंने देखा है, उसने बताया कि जी मुझे एडिटिंग भी आती है, मुझे डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। मुझे पता लग गया इसको कुछ नहीं आता, इसको सब के नाम पता है, इसको सब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं। तो इट मीन्स के इसको भी स्कोप ही क्लियर नहीं है कि मैंने करना क्या है, तो उसको हम लास्ट प्रायोरिटी पे कर देते हैं। अब अगर मेरे पास कोई एक ऐसी सीवी आई है कि अगर मेरी डेवलपमेंट की पोस्ट है, तो उसने सारा अपना डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि मैंने डेवलपमेंट में ये चीज़ें मुझे पता है, मैंने ये चीज़ें की हैं। और अगेन डेवलपमेंट में भी आपके पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, .NET डेवलपमेंट है, वेब है, iOS है, यूनिटी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मेरी जो अगर पोस्ट अगर वेब की है, तो मैं सिर्फ वेब के रिलेटेड आप मुझे सीवी बना के सेंड करें। अगर आप इंटर्नी भी हैं, आप डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इंटर्नशिप के टाइम आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं वेब में जाऊँ, एंड्रॉयड में जाऊँ या यूनिटी में जाऊँ। अगर आपने उन तीनों में थोड़ा थोड़ा स्किल सेट यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली उसके लिए सीवी डिज़ाइन करें कि ये .NET के लिए ही मैंने बनाई है। आप अपना HTML लिखें, CSS लिखें कि जी मेरा इसमें स्किल कम है, लेकिन मेनली मैं C# में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। C# में मुझे ये भी आता है, मुझे क्लासेस का भी पता है, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारी ये चीज़ें पता हैं। आप उसके लिए मेंशन करें, देन आपको कॉल आएगी। तो आपने सबसे पहले काम करना है अपनी CV के ऊपर। CV अच्छी होगी क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे। जैसे अभी आप मेरे साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं शायद गेस कर पाऊँ, अच्छा यार इसको पता है चीज़ों का, लेकिन ये इसने बाय मिस्टेक CVs में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और किसने अप्लाई किया? और अभी किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो अब जिसने अप्लाई नहीं किया उसने ये गलती नहीं करनी, उसने अपनी CV पहली बात बड़ी प्रोफेशनल बनानी है, और जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली उसी के लिए डिज़ाइन करनी है और उसी चीज़ के लिए एक्सपीरियंस सारा उन्हें लिखना है। अच्छा, आपके उसके बाद का कोई ऐसा लोग जिसने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि मैंने किस फील्ड में जाना है, डिज़ाइनिंग में जाना है या डेवलपमेंट में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, या सबको पता है कि मैंने किस किस फील्ड में जाना है? सबको पता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है।
हम जिस दौर से गुजरे हैं उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था ये कि हमने जाना किस में है, हमें ही नहीं पता था। कोई एसईओ कहता था, हम कहते थे यार ये भी अच्छी फील्ड है, डिज़ाइनिंग कहते थे ये भी अच्छी फील्ड है। लेकिन ये कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ टिकटॉक्स ने काफ़ी लोगों को मैच्योर किया है, नॉलेज स्प्रेड किया है। ये जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस तरह आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया है, ताकि हम भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि हमें क्या चाहिए, हमें किस फील्ड के नॉलेज के बंदे चाहिए और क्या चीज़ें ये चीज़ें चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने लैंग्वेज अपनी नहीं बताई, कौन सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग करनी? टाइप स्क्रिप्ट में करनी है, ठीक है। और बनना क्या है? वेब डेवलपर बनना है। कौन सा बनना है? वेब डेवलपर बनना है। तो इसका आपने स्कोप एनालिसिस किया है कि क्या स्कोप है मार्केट में? लोग तो कहते हैं वेब डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हो गए, अगेन ये बहुत अच्छा आंसर है। अब काफ़ी लोग ये चीज़ कहते हैं कि वेब डेवलपर जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वेब डेवलपमेंट नहीं करनी, हम एंड्रॉयड में जाएंगे। अगर हम देखें तो वेब डेवलपमेंट फर्स्ट फेज़ है। कोई भी बिजनेसमैन है वो सबसे पहले अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाता है, उसके बाद वो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कराता है, अगर वो उस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसीलिए अगर वेब डेवलपर्स ज़्यादा हैं तो वेब डेवलपर्स का स्कोप भी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई गेमिंग का इंटरेस्ट में नहीं है बंदा, कोई यूनिटी के हवाले से या कोई गेमिंग के हवाले से, वो एक लास्ट पे है। आप यूनिटी सीख रहे हैं, यूनिटी में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सी शार्प कर ली है। तो यूनिटी वाले जो डेवलपर्स हैं आजकल वो तो सी शार्प कर ही नहीं रहे, वो तो बस विजर्ड से चला रहे हैं सारा यूनिटी। हाँ हाँ। अच्छा आपने अपना स्कोप सेट करने से पहले फील्ड को भी देखना है। आज से अगर मैं 8 मंथ्स पहले की बात करूं तो यूनिटी के डेवलपर्स ऐसे थे कि लाइक इंटर्नीज को आप 40,000 50,000 इतनी सैलरीज लोग पे कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी? और अब जो है उन्होंने अपने स्टाफ को 100-200 लोगों को इकट्ठे फायर किया, काफ़ी लोगों को फायर किया। पाकिस्तान के अंदर जो आज से 8-9 मंथ्स पहले की अगर मैं बात करूं गेमिंग इंडस्ट्री की, तो यूनिटी के अंदर काफ़ी लोगों की डिमांड थी। इंटर्नशिप के ऊपर लोग 40,000 स्टार्टिंग पे दे रहे हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद 1 लाख सैलरी दे रहे हैं। लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम ऑफ स्कोप था, आपने इस चीज़ को भी अपने प्रोफेशन में मद्देनज़र रखना है। उसके अंदर सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी कॉपी पेस्टेड काम कर रही थी कि एक गेम बनाई, लाइक मैंने एक शूटिंग गेम बनाई है और उसको कॉपी पेस्ट किया और दूसरे अकाउंट पे लाइव कर दिया, फिर कॉपी पेस्ट दूसरे अकाउंट पे लाइव, कॉपी पेस्ट दूसरे अकाउंट पे लाइव। तो उनको कॉपी पेस्टर्स चाहिए थे, बेसिकली डेवलपर्स नहीं चाहिए थे। उनको वो लोग चाहिए थे जिसको थोड़ा सा यूनिटी का नॉलेज है और वो क्या कर रहे थे, उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे अपने कॉपी पेस्ट के काम के लिए। सिर्फ इंटरफेस चेंज किया, ग्राफिक्स चेंज किए और एक नई गेम लाइव कर दी, जिसके बिहाफ के ऊपर लास्ट कुछ 8 मंथ्स पहले गूगल ने इसके ऊपर स्पैमिंग कंसीडर करके वो सारे अकाउंट्स को बंद कर दिया। अब जब वो सारे अकाउंट्स बंद हो गए, उन सारे अकाउंट्स के बंद होने के बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग थे उनको फायर कर दिया। अब जिन्होंने 2 साल सिर्फ किया ही कॉपी पेस्ट है और उनको वहाँ पे 2 लाख सैलरी मिल गई, 3 लाख सैलरी मिल गई, उनको पता है कि यार ये काम कर रहा है, मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है, इट्स ओके, ये 2 दिन के अंदर गेम बना देता है, 3 दिन के अंदर गेम बना देता है, उसकी तो गेम्स बन रही हैं, उसको रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन आपने इस चीज़ को देखना है, अगर आप स्टार्टर हैं तो आपसे कोई ऐसा काम तो नहीं करवा रहे, कॉपी पेस्टेड काम तो नहीं करा रहे जिससे आप वेस्ट हो जाएंगे। अब वो 2 साल के बाद जब वो बच्चा बाहर फील्ड में निकला है और उसने अपनी CV ड्रॉप किया, जी मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस स्टूडियो में मैं जॉब करता रहा हूँ, और जो लोग प्रोफेशनल काम कर रहे थे, प्रॉपर गेमिंग के अंदर काम कर रहे थे, खुद कंट्रोल बना रहे थे, प्रॉपर एक गेम डिज़ाइन कर रहे थे, उन्होंने जब उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, अच्छा यार 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसको कुछ आता होगा, उसने बुलाया, उसने पूछा, उससे क्वेश्चन आंसरिंग की तो उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसने गेम डेवलप नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ उसका लेआउट चेंज किया है, उसके सिर्फ इमेजेस रिप्लेस किए हैं और उसकी डेवलपमेंट एंड पे कोई चेंज नहीं किया। तो जब भी आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, जब भी आपने अपना कैरियर स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग पे आपने जब व्हेन यू आर यंग नॉट वर्क फॉर अर्न, वर्क फॉर लर्न, आपने जब स्टार्टिंग पे जॉब कैरियर स्टार्ट करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अर्निंग को नहीं देखना, आपने लर्निंग को देखना है। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी, अर्निंग आपके पास खुद ही आ जाएगी। अब जो 2 साल उस बंदे ने देखा तो सिर्फ अर्निंग देखा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो जॉब फाइंड आउट करेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे 2 लाख मिले, अच्छा 2 लाख ना मिले, मुझे 1,50,000 मिल जाए, लेकिन उसका बाय स्किल अगर हम देखें तो उसकी 50,000 भी नहीं बनती।
तो अब यहाँ तो वो काफ़ी लोग ऐसे होंगे तो वो नीचे आ जाएंगे, समझ जाएंगे इस चीज़ को और वो फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे वो उसी तरह की जॉब अगेन फाइंड आउट करेंगे कि मुझे कोई फिर दोबारा कॉपी पेस्टेड वाली जॉब मिल जाए, मैं कॉपी पेस्टेड वाली जॉब करूँ, वो उसमें फिर अपने 2-3 साल लगा देंगे। लेकिन अगेन जो स्पैमिंग वाली चीज़ें हैं वो एक ना एक टाइम पे आगे डेड होनी है। गूगल भी जैसे हम काम कर रहे हैं उस गूगल के लिए स्पैमिंग के लिए, तो गूगल भी काम कर रहा है स्पैमिंग रिमूव करने के लिए। स्पैमिंग ये है लाइक कि मैंने एक गेम बना लिया और उसको मैं मल्टीपल अकाउंट्स पे लाइव करता जा रहा हूँ, तो गूगल के लिए स्पैमिंग इसीलिए है कि गूगल ने जब एक कीवर्ड आपने किसी ने भी यूज़र हूँ, लाइक मैं यूज़र हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैंने सर्च किया और मेरे पास गेम आई और सारी की सारी शिट प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे गेम में इंटरेस्ट ही उड़ जाएगा। मैं कहूँगा यार एंड्रॉयड पे गेम बिल्कुल फारिग होती हैं या iOS पे गेम बिल्कुल फारिग होती हैं, कोई गेम का स्कोप नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो हम खेलना छोड़ देंगे, हम सर्च करना छोड़ देंगे, हम कहेंगे यार एंड्रॉयड पे गेम कोई नहीं अच्छी। तो हमारे माइंड में कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए उस चीज़ को वो अपने प्लेटफॉर्म को ख़राब होने से बचाएगा और वो स्पैमिंग को रिमूव करेगा ही करेगा। तो आपने जब जॉब स्टार्ट करनी है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी में जॉब कर रहा हूँ, फील्ड में मार्केट में इसकी जॉब्स हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा लर्निंग इम्प्रूव हो रही है, सिर्फ मुझे अर्निंग दे रहे। और अक्सरियत में आप देखेंगे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको 15,000 पे कर रहे हैं, आपके साथ वाला आने वाला बताएगा यार मैं तो 50,000 ले रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए। अगेन आपका फिर क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, आप ये नहीं पूछते उससे कि यार आप कर क्या रहे हो, आप अपने आप को कंसीडर करने लग पड़ते हो, अच्छा यार मैं 15,000 ले रहा हूँ। लेकिन 1-2 साल के बाद आपका स्किल डिफरेंट होगा और वो उसका स्किल डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ों को आपने लाजमी जो जब आपने जॉब स्टार्ट करनी है कंसीडर करना है कि मैं जॉब कर किस में रहा हूँ। कई ऐसी फर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जब भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पे कर रहा है उसके पीछे कोई वजह है, तो आपने ये इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। अब लाइक मेरा एक्सपीरियंस 8-10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी भी टेक्नोलॉजी में बैठ के काम कर लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी लर्निंग है, मुझे पता है सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है, अपना एक्सपीरियंस कैसे बूस्ट करना है, ये मुझे आइडिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई बिगनर की, तो उसने ही बिगनिंग कॉपी पेस्ट वाली चीज़ स्टार्ट कर दी है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी है जो मार्केट में ख़त्म हो चुकी है। अब लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरा अगर 12 साल का कैरियर है तो मेरे साथ 12 साल से एसोसिएट है, तो आज से 12 साल पहले वाला जो प्रोजेक्ट बना है वो तो मेरे साथ चल रहा है। अब आज से 12 साल वाली टेक्नोलॉजी पुरानी है, मुझे तो नीड है कि मुझे कोई पुराना बंदा चाहिए। अब अगर मैं एक्सपीरियंस बंदा रखता हूँ, 12 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा रखता हूँ जिसको वो टेक्नोलॉजी आती है, वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं आपसे कोई फ्रेश लड़का उठाता हूँ, मैं कहता हूँ ये फ्रेश लड़का है, आप आ जाओ मेरे पास, तो आपकी क्या सैलरी है? ओके जी 40,000 सैलरी है। मैं कहूँ जी मैं आपको 1 लाख पे करूँगा, आप आ जाओ और आपको मैं ऑल टेक्नोलॉजी में लगा दूँगा। अब आपने ऑल टेक्नोलॉजी में लगे रहे, आपको मैं एक्स्ट्रा पे भी कर रहा हूँ, आपने 1 साल जॉब कर ली है, 1 साल के बाद आपने कहा इंक्रीमेंट, मैं कहूँगा इंक्रीमेंट तो कोई नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। आप कहेंगे अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जॉब फाइंड आउट करूँगा। आप जॉब फाइंड आउट करेंगे, आप डालेंगे जी मैं C++ में मेरा एक्सपीरियंस है, आपको भी C++ नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए, आपका एक्सपीरियंस वेस्ट। एट द एंड आपके पास ऑप्शन क्या बची है? मेरी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे तो 1 लाख दे दिया, अब मैं आपको अभी इंक्रीमेंट नहीं करवाऊँगा। तो ये थोड़े से चीज़ें हैं जिनको आपने स्टार्टिंग पे कैलकुलेट करना है। जो लोग, हम बिजनेसमैन हैं, हम अपने माइंड साइकिल से चल रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों का कैरियर स्टार्ट है, आपने स्टार्टिंग पे सिर्फ फोकस करना है लर्निंग। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी, अर्निंग आपके पास खुद ही आ जाएगी। आईटी की फील्ड में ऐसा है कि आपके पास जब स्किल आ जाता है, आप इजीली उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग की आपको स्टार्टिंग पे आपने अर्निंग के पीछे नहीं भागना, आपने लर्निंग के पीछे भागना है। जहाँ से आपको लर्निंग मिल रही है, कोई पे ऑफ नहीं कर रहा, इट्स ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। आपने यूनिवर्सिटीज़ में तो पैसे दे के वही चीज़ की है, तो यूनिवर्सिटीज़ के बाद भी आगे कुछ 7-8 माह ये टाइम गुजारें, तो फिर उसके बाद अर्निंग है। किसी का कोई क्वेश्चन? यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं आप, जना कुछ सीख सकते हो या लर्न कर सकते हो या अर्न स्पेसिफिकली कर सकते हो? यार अब तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी आप देखें कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो कहते हैं मैं मैट्रिक किया हुआ है, जिनका आईटी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि हम जब कोई बच्चा BCS में कर रहा है काम, तो उसका सारा फोकस जो है ना स्टडी है। स्टडी आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन आपने साथ साथ कुछ ऐसी फील्ड्स को टच करना है, कुछ यूट्यूब लर्निंग, सेल्फ लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई ऐसी फील्ड पकड़ लें, आपको अर्निंग करनी चाहिए। अगर मैं देखूं तो आपको अर्निंग करनी चाहिए, वो आपको चीज़ें लर्न करवाएगी।
कोई भी स्मॉल पकड़ लें, अगर आप आजकल यूट्यूबर देख लें तो आप अगर आप BScs के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप वीडियो एडिटिंग का बात बता रहे हो, तो आप उसकी वीडियो एडिटिंग को यूज़ करते हुए यूट्यूबर करने लग पड़ो, तो वो खाली आपका एक्सपीरियंस यूट्यूब का नहीं होगा, वो आपको काफ़ी IT स्किल्स सिखाएगा कि मैंने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, मोनेटाइजेशन क्या होती है, आपको सारे कंसेप्ट समझ आएंगे। अच्छा बिजनेस क्या होता है, अच्छा ये गेम बनाने का बेनिफिट क्या है। अभी अब लेट्स सपोज आपके माइंड में क्या है, गेम से रेवेन्यू कैसे आता है, नहीं आइडिया, यही कंसेप्ट सीखने। किसी को पता है गेम से रेवेन्यू कैसे आता है? मोनेटाइजेशन के थ्रू है। क्या मोनेटाइजेशन, एक्सप्लेन करें क्या है मोनेटाइजेशन? जो मतलब कोई ऐड देखता है तो मतलब गूगल में पे करता है। क्यों पे करता है? मतलब कोई कंपनी पे करती है प्रमोशन के ना एक्सचेंज में। मैं आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी एक ब्रांड है, जैसे अब अगर हम सफ़ायर की एग्जांपल ले लेते हैं, सफ़ायर को चाहिए ऑडियंस जहाँ पे वो प्रमोट कर सके। अब जैसे आप देखें बिलबोर्ड्स है, मल्टीपल जगह पे उसने बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं, गुलबर्ग में देख लें, इस तरह मल्टीपल जगह में उसका हाईली पे कर रहे हैं वो, कि यहाँ से काफ़ी अलीड ऑडियंस गुजरती है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बात की गेम और गूगल की, इनको भी कंसेप्ट क्लियर है लेकिन नियर टू है, क्लियर करते हैं हम इसको। तो गूगल क्या करता है, गूगल कहता है कि यूट्यूब है मेरे पास, भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है, यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, मैं जाता हूँ वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना के उस पर डालता हूँ तो लोग मेरी वीडियो देखने आते हैं। तो यूट्यूब कहता है अच्छा आपकी वजह से मेरी ऑडियंस बनी है, ठीक है। अब ABC कंपनी वाला या सफ़ायर कंपनी वाला आया, सफ़ायर कहता है मुझे ऑडियंस चाहिए, मैं चाह रहा हूँ 1 लाख लोगों को मैं अपना ये सेल वाला ऐड दिखाऊँ या ये मैं अपने न्यू आर्टिकल्स दिखाऊँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, ये वीडियो है, इसके ऊपर 1 लाख ऑडियंस आती है डेली की, मैं आपका ऐड इसके ऊपर लगाऊंगा, इतने पैसे लूँगा। हमारी उसकी डील हो गई। ये मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है, वो सारा सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा होता है। उसने हमें 1 लाख रुपया दे दिया। 1 लाख देने के बाद गूगल ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उसने कहा जी आप ही अपनी वीडियो पे ऐड दिखाएंगे, मैं आपको 50,000 दूंगा। हमने कहा ठीक है दिखाएं, हमें तो रेवेन्यू चाहिए। उसने मेरी वीडियो पे ऐड दिखाया और उस ऐड के बिहाफ के ऊपर उसने मुझे 50,000 पे कर लिया। कस्टमर से 1 लाख ले लिया, 50,000 उसको रेवेन्यू हो गया, 50,000 मुझे हो गया। और कस्टमर को क्या मिला, कस्टमर को मिली ऑडियंस, कि आपकी वीडियो 1 लाख लोगों ने देखी है, उस 1 लाख लोगों तक उसका ऐड पहुंच गया कि सफ़ायर पे सेल लगी हुई है। अब उस 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों ने भी शॉपिंग कर ली है तो उसका 1 लाख हलाल हो गया, ठीक है। अगर उसके अंदर से अगर 100 रुपया प्रॉफिट भी वो रख लेता है तो वो उसके पैसे हलाल हो गए हैं और वो उसने दोबारा भी ऐड लगवाना है। तो इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। गेम्स में भी स्पेसिफिकली ऐसे ही है, जितनी भी मोनेटाइजेशन है वो आपकी ऐसे ही क्रॉस एडवर्टीजमेंट के ऊपर चल रही। मैंने एक न्यू एप्लीकेशन या न्यू गेम लॉन्च की है तो मैं यही काम करूँगा कि मैं उसको प्रमोट करूँगा कि लोग मेरी गेम देखें, मेरी मोनेटाइजेशन, मेरे यूज़र बढ़ेगा, ठीक है। एक तो गेम का आपने रेवेन्यू ये बता दिया, दूसरा रेवेन्यू है इन ऐप परचेज, ठीक है। जैसे आप कुछ भी PUBG की कौन खेलता है, PUBG सारे खेलते होंगे ऑलमोस्ट, आप भी खेलते हैं, बाय करते हैं उसमें से कुछ कॉइन्स बाय कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें बाय कर लेते हैं, तो ये भी एक रेवेन्यू मॉडल है, ठीक है, गेम्स के अंदर। तो आप अगर इतने स्किलफुल हैं कि आप गेम बना सकते हैं, कोई ऐसा आइडिया आपके पास कि यार ये गेम बड़ी पिंग हो सकती है लोगों को, लाजमी नहीं है PUBG जैसी ही गेम बने, बड़े ऐसे आइडियाज़ हैं। जैसे एक फ्लैपी बर्ड एक चली थी, ठीक है। फ्लैपी बर्ड की स्टोरी ये है कि जिस बंदे ने बनाई थी उसने बाद में सॉरी हाँ, क्या स्टोरी बताएं अगर आपको पता है तो। सर वो मैंने पढ़ी थी, एक पोस्ट पढ़ी थी, उस पे लिखा हुआ था कि उस बंदे ने अपने फन के लिए, टाइम पास करने के लिए गेम बनाई थी, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसके रीज़न पे उसने इसको डिलीट कर दिया। ऐसे भी लोग हैं हम नहीं करेंगे, बिजनेसमैन नहीं करेगा, बिजनेसमैन करेगा इसको और प्रमोट करें, लेकिन वो उसका हर एक का अपना अपना माइंड सेट किया है, उसने उस टाइम इस माइंड सेट से नहीं बनाया। तो इस तरह की अगर वो फ्लैपी बर्ड सिंपल टैप गेम है, अगर आप अगर डेवलपर्स की बात करें यूट्यूब से भी देखेंगे ना तो आप मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के अंदर वो गेम डेवलप कर सकते हैं। ग्राफिक्स विद ग्राफिक्स कर लें तो 1 दिन लग जाएगा, हम कहते नहीं जी बहुत हमें लर्निंग करनी पड़ी 2 दिन लग जाएंगे। तो वो टैप गेम है, सिंपल टैप करते हैं, वो सिंगल क्लिक कंट्रोल है, टैप से वो जंप करता है और वो पास आउट करता है स्ट्रैकल्स को, तो वो एक गेम। तो लाजमी नहीं है कि PUBG ही लोग खेलें, इस तरह की गेमें भी लोग खेल सकते हैं। आपके पास यूट्यूब एक स्किल आ जाता है, फिर उसके बाद आपका फ्रीलांसिंग स्किल आ जाता है। अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं आप आर्टिकल सेल करें अभी स्टार्टिंग के ऊपर, लेकिन उससे होगा क्या, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने फाइवर कैसे चलाना है। मुझे अभी कोई यूज़ कर रहा है फाइवर या कोई इस तरह का टूल किसी ने यूज़ किया है? आपने ये किस पे किया आपने? सर वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। कुछ आपने उससे सेल्स जनरेट किया?
इट्स वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ $30 के बाद? उसके बाद फिर लाइन जो थी वो डी रैंक हो गई, तो एसईओ में थोड़ा सा अटक गया था मैं, तो अभी एसईओ पे काम कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि ये जो लड़का बातें कर रहा है, अगर आपने अभी नहीं सीखी हुई तो ये आप तब जाके सीखेंगे। तो अगर आप अभी सीख लेंगे तो ये शायद आप उससे नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट करेंगे। तो इसको अगर एसईओ का बेसिकली उसके अंदर एसईओ तो नहीं होती आप, लेकिन ठीक है आपको वर्ड्स कुछ पता है, आप आहिस्ता आहिस्ता आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वो क्यों डी रैंक हुई। अब ये फाइंड आउट करेगा डी रैंक क्यों हुई। रैंक तो इसने कर लिया है, अब ये फाइंड आउट करेगा डी रैंक क्यों हुई। जब इसको वो आंसर मिल जाएगा कि वो डी रैंक क्यों हुई है, तो वो नेक्स्ट इसको डी रैंक भी नहीं होने देगा। तो इट मीन्स कि ये उस पर स्किल अपना कंटिन्यू रखेगा। अगर आपका कोई काम ही नहीं आपने अभी तक किया, आपको अगर पता ही नहीं है कि जनाब वो पोर्टफोलियो है किस तरह करता है, अभी हमने बात की थी कि फ्रेशर का पोर्टफोलियो होता ही नहीं है, तो आप फिर गिग किस तरह आप फिर गिग अगर आप इस मीन आपने यूज़ किया हुआ, तो अगर आपने गिग का वर्ड यूज़ किया लेकिन ये कि अब कुछ है नहीं गिग के लिए डालने के लिए, तो आप गिग में क्या डालें? देखो आपने जैसे कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो जब मैंने आपको बात किया कि अब स्पेसिफिकली जब डेवलपमेंट का करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट के अंदर आते हैं तो आपने फिर अपना जो स्किल है, आपने बड़े स्मॉल टास्क भी होते हैं। लाजमी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कोई प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पकड़ें या कोई ऐसी चीज़। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको आईटी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके टास्क अगर आप देखेंगे वहाँ पे क्या आ रहा होगा कि जी ये मैंने हाइड करना है या इसका कलर चेंज करना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है जो आपको लग रहा है ये बड़ा मजाक सी चीज़ है। ऐसे टास्क भी होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने वो उन टास्क से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। आपने स्टार्टिंग में उन टास्क पे, या अगर आपका स्किल आपके पास अच्छा है, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट में ये चीज़ लोग $30 की ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप $10 की ऑफ़र कर दें, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। इसको हम री इन्वेस्ट मोड कहते हैं कि आपने एफर्ट ज़्यादा की हैं और उसका पे बैक कम आया। आप कहते हैं यार मेरा तो 15 दिन लग गए और मैंने $10 अर्न किया, तो आपने अर्निंग पे फोकस नहीं करना। आपका फोकस क्या होना चाहिए माइंड में? पोर्टफोलियो, कि मैं पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ, मैं पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपने स्टार्टिंग पे ऐसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। हमने भी ऐसे पोर्टफोलियो बिल्ड किया। अगर एक कस्टमर को एक कंपनी ही $100 की चीज़ ऑफ़र कर रही है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ जी, मेरे पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, मेरा कोई अता पता भी नहीं है, तो मैं भी अगर उसको $100 ऑफ़र करूँगा तो मेरे पास क्यों आएगा? वो मेरे पास तभी आएगा जब वो $100 वाली चीज़ $50 में ऑफ़र करूँगा। वो कहेगा अच्छा यार हो सकता है हो जाए, तभी वो रिस्क लेगा। अदरवाइज़ तो वो हमारी चीज़ें मैच, हम जाके फ़ौरन मैचिंग करने लग पड़ते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी तो $500 लेती है, वो तो $150 लेता है, तो मैं $50 क्यों लूँ? क्योंकि अभी आपका स्केल वो नहीं है, अभी आपके पास पोर्टफोलियो वो नहीं है, उसने वो चीज़ें करके वो भी गुजरा हुआ है। तो आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए री इन्वेस्ट करना है, एफर्ट ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, पे बैक कम लेना है। स्टार्टिंग में हमने कुछ ऐसे टास्क भी किए हैं कस्टमर्स के कि कस्टमर्स ने हमसे $100 की चीज़ें ली, उसने हमसे स्किल सेट या सर्विसेज ली और उसके बाद उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े काम कर दिए, लेकिन वो कस्टमर्स आज हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान में मैं अपने एक कस्टमर की बात करूँ, वो वेल नोन कस्टमर है, यहाँ पे भी आ चुके हैं, सैगल मोटर्स। सैगल मोटर्स मेरा क्लाइंट है, उसको आईटी की सर्विसेज सारी मैंने प्रोवाइड की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे साथ आज से वो कोई 8-10 साल पहले से चल रहा है। आज भी मेरा उसके साथ रिलेशन वैसा ही बिल्ड है जैसे पहले है। चीज़ें भी ऊपर नीचे हुई हैं, लेकिन उसने बियर किया, मैंने उसको सर्विसेज ऐसी दी हैं और सर्विसेज भी हमने ऐसी दी हैं 24/7 वाली सर्विसेज दी। तो आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है। अब जितना उनका कैरियर है, यानी कि अब आप ये देखो कि अगर सैगल मोटर्स को आए ग्लोबली या पाकिस्तान के अंदर उसको इतना बूम किए, उसको भी 5-6 साल हुए हैं, तो मेरा भी कैरियर 12 साल का। इट मीन्स कि मैं तब बिगनर था। ठीक है, मेरा 4 ईयर का तो जॉब कैरियर है, उसके बाद 2 साल हुए मुझे स्टार्ट किए, तो 2 साल बाद उसने भी स्टार्ट लिया और मैंने भी स्टार्ट लिया, तो वो आज तक मेरे साथ है। तो आपने अपनी सर्विसेज ऐसी देनी है कि कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके पास रहें। नेटसोल की अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए भी मोटिवेशन वो है नेटसोल। तो आज उसके पास वही कस्टमर्स हैं जो उसके फर्स्ट डे के थे। तो इट मीन्स कि वो सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। वो ऐसे नहीं कर रहा कि मुझे नहीं भी आता। जितने भी फाइवर या फ्रीलांसिंग अकाउंट्स फ्लॉप होने की वजह ये है कि आपको जो स्किल नहीं आता आप उसकी गिग बना देते हैं कि यार ये मेरे ABC फ्रेंड को आता है, मैं उससे करवा लूँगा। आप यहाँ तो पहले अपना टास्क करें, फिर बाद में सेकंड टास्क की तरफ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं, जैसे अभी आपने डेवलपमेंट की बात की है, आपने ऐसा कोई टास्क पकड़ लिया है कि जो आपको पता ही नहीं है कि यार मैं कर लूँगा, तो वो आपकी चीज़ों को डी रैंक करेगा। कोई एक रिव्यू भी गंदा आ गया तो वो आपकी चीज़ों को डी रैंक कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टास्क वो करने हैं जो आपको खुद को आते हैं
और जो आप परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे टास्क नहीं पकड़ने कि सिर्फ लालच में कि अच्छा यार ये तो बड़ा ईजी सा लग रहा है तो ये तो हो जाएगा, या मैं उससे करवा लूँगा या मैं उससे करवा लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्किल सेट पे ट्रस्ट करें, देन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्किल नेक्स्ट स्किल नेक्स्ट स्किल। अगर कहीं पे आपको किसी की वजह से कोई ब्लैक पॉइंट मिलता भी है तो आपके पास इतने पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए कि वो ब्लैक पॉइंट को कवर अप कर ले। तो स्टार्टिंग में इस तरह ही गलतियाँ नहीं करनी कि आपने सिर्फ अर्निंग के हवाले से अपनी सर्विसेज को भूल जाएं। सर्विसेज फर्स्ट, देन आपको रेवेन्यू आ जाएगा। तो वो कस्टमर्स अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है, जो आज से 8 साल पहले के थे। क्या वजह है? सर्विसेज। जब भी कोई प्रॉब्लम आई है हमने उनको प्रॉपरली आंसर किया, प्रॉपरली ये चीज़ें की हैं और वो आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर फ्लटर का क्या स्कोप है? सॉरी, फ्लटर डेवलपमेंट। फ्लटर डेवलपमेंट का भी अच्छा स्कोप है। अच्छा, आपकी जितनी भी वेब डेवलपमेंट है उन सब चीज़ों का जैसे आपने फ्लटर बात की है, इसका भी अच्छा स्कोप है। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें अभी स्कोप नहीं है, जैसे मर्न स्टैक आपने एक सुना होगा, आई थी, ठीक है, मर्न स्टैक। स्टार्टिंग पे वही चीज़ हुई कि डेवलपर्स नहीं थे, लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको पे ऑफ किया। और मैंने भी, मेरे पास भी कुछ उसके प्रोजेक्ट्स आए, उसने स्टार्टिंग में एकदम बहुत ज़्यादा पीक ली, मेरे पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए। तो जब मैं भी फील्ड में हायरिंग करने गया तो मुझे पता चला कि जी इंटर्नी को 50,000 सैलरी मिल रही है, जो कि तोकी नहीं बनता, और 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को 2 लाख सैलरी मिली है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, हमने जब अब 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 180 सैलरी है, लेकिन उनका 1 साल के अंदर ही 1 लाख का जंप लग गया। तो स्टार्टिंग पे उसने काफ़ी पीक ली, लेकिन अब वो अपनी प्रॉपर जगह पे आ गई है। फ्लटर भी आप यूज़ करना चाहते हैं करें, कोई इशू नहीं है, उसका भी अच्छा स्कोप है। और ये मर्न स्टैक का भी अब अच्छा स्कोप है, लेकिन जो पहले स्कोप था जो लोग देख के सब मूव कर रहे थे उसमें, अब वो नहीं रहा। अब वो प्रॉपर एक पोजीशन पे आ गया जो बनता है उसका, कि जो इंटर्नीज हैं उसको अगर कोई पे ऑफ कर रहा है 20-25,000, इट्स ओके फाइन, कि उसने उसको लर्निंग करवानी है, टाइम वेस्ट करना है उसके ऊपर 3 मंथ्स, और उसके बाद फिर ये चीज़ें करनी। लेकिन सर मैंने सुना है कि इसकी जॉब्स कम है फ्लटर में। देखें, जॉब्स कम हैं तो सोर्स भी कम है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स ज़्यादा हैं तो आगे जो लोग हैं वो भी कम है। आपने जब भी स्टार्ट करना है तो आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट तो करना है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। फ्लटर के अगर डेवलपर्स यहाँ पे देखूंगा, अगर आपने एक फ्लटर ने जो आपने कहा कि मैंने फ्लटर चूज़ करनी है, तो मैं बाकी सबको पूछूंगा, शायद एक का दुक्का और निकलेंगे और फ्लटर के निकलेंगे भी नहीं। तो आपने फिर अपना स्किल सेट इतना अच्छा रखना है कि आप फ्लटर में आपको जॉब मिले। अगर आप कोई और स्टार्ट करना चाहते हैं कोई और भी कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप जो small उनको भी task आने की दे बात यार। कर रहे थे, मैंने अभी तक जो देखा है कि पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसमें बकायदा बिडिंग्स होती हैं, जो ना वो सॉफ्टवेयर हाउसेस करते हैं। जो मैंने जो ऑनलाइन नोटिस किया अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कि उन प्रॉपर बिडिंग्स होती हैं और वो उसको जो है प्रोजेक्ट्स में करते हैं। स्मॉल टास्क करे तो मुझे नहीं पे भी नहीं मिला फ्रीलांसिंग वाले। स्मॉल टास्क ऐसे नहीं है कि स्मॉल टास्क है नहीं, काफ़ी स्मॉल टास्क है। अच्छा, आप फिर अगेन वही आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट, बिडिंग की नहीं ना, अब देखें उसके अंदर कंपनी जो है ना, कंपनी जो है, पहले आपने डरना ही नहीं है ना, करने से क्या होगा, आपका कोई नुकसान तो होना नहीं है। हम कोई इलेक्ट्रिशियन का काम तो कर नहीं रहे, गलत तार लगा देंगे तो धमाका हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो गलत हो भी गया तो इट्स ओके फाइन यार, कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने कंपनी जो है कभी भी $50 का प्रोजेक्ट नहीं करेगी, कंपनी कभी भी $100 का प्रोजेक्ट नहीं करेगी। कंपनी का फोकस है मिनिमम $500 से स्टार्ट करता है। अगर कोई छोटी कंपनी भी है ना, $500 से वो स्टार्ट करेगी अपने प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उसने सोर्स रखे हुए हैं, एक इन्वायरमेंट लेके बैठा हुआ है। वो $50 के टास्क करेगा तो वो स्पेस हर एक के लिए। तो आप टास्क ही वो देखें, $10 का टास्क कंपनी ले क्या करेगी? कंपनी ने $10 क्या करने हैं, हो सकता है इतने की स्टेशनरी आ जाए उसकी डेली की, तो वो $10 का टास्क क्यों करेगी? और अगर वहाँ से कोई ब्लैक पॉइंट मिल गया, उसको भी पता है कि कस्टमर भी इमेच्योर है। तो हम तो छोटे प्रोजेक्ट से डरते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट्स में कस्टमर भी वैसा ही है कि जो $10 पे कर रहा है उसको नॉलेज नहीं हुआ, उसने आगे में नेगेटिव पॉइंट दे दिया कि जी इसने किया नहीं, हालांकि हमने ठीक किया हो वो गलत समझ रहा हो। तो हम भी ऐसे टास्क नहीं करते। तो वो टास्क की स्पेस आप लोगों के लिए, तो स्पेस हर एक के लिए, तो आपने उस स्पेस को कवर अप करना है। तो फिर स्टार्टिंग पे जब आप भी एक लेवल पे आ जाएंगे, आप भी उनको स्किप कर देंगे, तो वो फिर जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए स्पेस बन जाएगी। आपका क्वेश्चन? जब भी कोई कंपनी इंटर्न हायर करती है तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंटर्न से? अच्छा, मैं अगर अपनी बात बताऊं या जितने भी मेरे फील्ड्स के लोग हैं, जो भी कंपनीज़ हैं इंटर्नीज हायर करती हैं, हमारी सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस जो इंटर्नी से होती हैं कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। उसकी वजह ये है कि हम इंटर्नी हायर क्यों कर रहे हैं कि
हम एक ऐसा कैंडिडेट जो है ट्रेंड करें जो कि हमारी जो हमें रिक्वायरमेंट है उसमें फिट बैठे, हम उसको खुद ट्रेंड करेंगे, फिट बैठे और लॉन्ग टर्म चले। प्लस जो मार्केट से अगर उसकी सैलरी जो है हमें कम भी है क्योंकि हमने उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। आप इंटर्निस जो है ना वो सिंपल ये देख रहे होते हैं कि इन्होंने हम पे सिर्फ 10,000 पे ऑफ किया, लेकिन आप पे 10,000 पे ऑफ नहीं हो रहा होता। वहाँ पे इन्वायरमेंट है, आपको लैपटॉप मिलता है, आपको स्पेस मिलती है, आपके साथ सीनियर इंगेज किया जाता है। अगर सीनियर की सैलरी अच्छी है और आपके साथ इंगेजमेंट की गई है उसकी, तो इट मीन्स कि वो भी एक कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है इंटर्नी के ऊपर। तो हम देखते हैं इंटर्नी लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ठीक है, वेल एंड गुड, शार्प है, चीज़ों को पिक करता है, लर्न करता है। इंटरव्यू में आके इस तरह तो नहीं कर रहा जो चीज़ नहीं भी उसको पता उस पर भी कही जा रहा है हाँ जी मुझे पता है, मुझे पता है, और एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मैंने अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया आपको नहीं पता, मैं आपसे कहता हूँ कि जी क्लास क्या है, आप उसके अंदर फजूल में घुमा रहे हैं, ऐसे है, ये होती है, वो होती है। अगर अलबत्ता मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि इसको पता है कि क्लास होती भी कोई चीज़ है कि नहीं, मुझे आपकी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बेसिक्स चाहिए कि इसको ये चीज़ पता है। मैं आपसे क्वेश्चन क्या करूँगा, स्ट्रिंग क्या है, इंट क्या है, फ्लॉट क्या है, डेसिमल क्या है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, तो ये चीज़ें। अब आपके डाटा टाइप्स होती हैं जी ये खाने में इस्तेमाल होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब आप मुझे आंसर करेंगे तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। सिंपल आप आंसर कर देंगे डाटा टाइप सर मुझे नहीं पता, फिर मैं आपसे खुद ही क्वेश्चन करूँगा आपको स्ट्रिंग का पता है, आप कहेंगे जी सर स्ट्रिंग मुझे पता है। अच्छा इंटीजर पता है, जी सर मुझे पता है। मैं उनका ये होती हैं डाटा टाइप्स, ठीक है। अगर मैंने इंटर्निस हायर करने हैं तो मैं ऐसे करूँगा, अगर मैंने हायर नहीं करने कोई ऐसे आ गया आपके, ऐसे भी आएगा कई दफ़ा कि कुछ जो इंटरव्यू कर रहा है उसके भी कुछ स्पेशल पर्सन होंगे कि जिनको वो हायर करना चाहेगा, तो वो फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी करेगा कि आपको आंसर ना आए। तो उनसे डीमोटिवेट नहीं होना आपने कि जी मैं गया हूँ मुझे कुछ भी नहीं आया, तो हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन ऐसे नहीं कर रहा। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है हमारे पास इंटर्नी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके आता है ऑनलाइन से कि हम कहते हैं यार ये तो बहुत शार्प है। आपने ऐसा भी नहीं करना, इतने रट्टे भी नहीं लगा लेने कि आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रट्टे लगा के चले गए तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। मैंने आपसे पूछा डाटा टाइप्स क्या होती हैं, सर इंटीजर, स्ट्रिंग, ये दीज आर ऑल डाटा टाइप्स। अच्छा इंटीजर में कितनी वैल्यू है जी, इतनी वैल्यूज़ आती हैं, डेसिमल किस लिए, ये है ये। आपने मुझे एक्सपेक्टेशन मेरी हाई कर दी कि यार इस लड़के को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आती हैं। जब मैंने आपको बिठाया, आपको पता ही नहीं इंटीजर यूज़ कैसे करते हैं, मैं कहा जी बनाए ऑब्जेक्ट इंटीजर का, आप कहेंगे ये तो मुझे नहीं आता, तो वो भी मैं कहूँगा यार ये क्या चीज़ है। तो इस तरह की भी प्रिपरेशन, रट्टा वाली प्रिपरेशन नहीं करनी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई चली जाए कि ये इंटर्निस तो बहुत वेल ट्रेंड है, लेकिन जब आप सिस्टम पे बैठे तो आप कुछ आए ही ना। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा फोकस करते हैं स्टार्टिंग पे। कैंडिडेट लॉन्ग टर्म चलेगा ये कितना पता लगता है आपको, ये सैलरी कम देगा? ये आपको बता देंगे तो फिर क्वेश्चन लीक हो जाएंगे। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाकिस्तान इंडस्ट्री में स्कोप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन अभी आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी स्कोप चल रहा है, खाली मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा, वैसे भी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चल रही। लेकिन अगर आप मशीन, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसमें जो मैच्योरिटी है और जो पीक लेवल है ना वो मस्ट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं जैसे डेवलपर है ना, कोई थोड़ा सा बेसिक भी है ना, इस मुझे पता है यार इसको इस तरह बताऊंगा तो ये कर लेगा, अदरवाइज नहीं इससे होना। लेकिन जो ये मशीन लर्निंग है इस तरह की जो चीज़ें ना, इसमें एवरेज वाला मेरे ख्याल से मुश्किल चलता है। आपको चाहिए तो फिर एक लीड चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क वाला चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क वाले हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने वाले हैं तो आप उसके अंदर जाएँ, लाजमी जाएँ। सर जिस तरह BScs वाले स्टूडेंट्स हैं सर, उनको सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आईटी के, लाइक पहले उनको C++ पढ़ाया जाता है, फिर C# पढ़ाया जाता है, फिर सर पाइथन या फिर कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो उससे सर कम डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है माइंड में कि किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, तो इसका सर क्या पैटर्न? ये बेसिकली मल्टीपल ऐसी इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि वो आपने खुद डिसाइड करना है। अब मुझे नहीं पता, शायद आपको C# ट्रैक कर रही हो, उसको जावा ट्रैक कर रही हो, तो मैंने तो C# पढ़ाई है, तो इस स्टूडेंट का क्या कसूर है। तो इट मीन्स आपको सारी इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आपने खुद वो चूज़ करनी है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। डेवलपर वाला जो नॉलेज है, यानी कि कुछ ऐसे डेवलपर किसको बनना चाहिए जिसके कंसेप्ट, लॉजिक, स्टोरीज वो बड़ी अच्छी डेवलप कर सकता है। मैथ्स उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। मैथ्स में भी क्या है, लॉजिक है, कंसेप्चुअली काम हो रहा होता है, ठीक है। और डिज़ाइनिंग किसने चूज़ करनी है, जो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा ठंडा है यार, ये बड़ा पैशनेट, बड़ा तसल्ली से काम करता है, बड़ा
उसकी ज्योमेट्री भी आप खोलेंगे ना, चीज़ें बड़ी अलाइंड होंगी, उसका बैग भी बड़ा अलाइंड होगा। तो वो लोग जो है ना डिज़ाइनर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं कि यार चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी क्लियर ऐसे 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 होना चाहिए, तो वो डिज़ाइनिंग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में आपको सारी फील्ड्स का टच दिया जाता है। जैसे MBBS अगर आप देखें तो MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन की जाती है कि आंखों का डॉक्टर, कानों का, ये वो। हमारा एक स्टेप बस समझ लें स्किप हो गया, हमें उसके बाद स्पेशलाइजेशन नहीं कराई जाती, वो फील्ड में जाकर करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ अब कर रही हैं, काफ़ी शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ मूव कर रही हैं। UIT है, जैसे उसने लास्ट टाइम मैंने काफ़ी वहाँ से यूनिटी के डेवलपर्स लिए हैं, उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया है, शॉर्ट कोर्स स्टार्ट किया है कि इसमें हम स्पेशलाइजेशन कराएंगे। डिग्री हमारी वैसी है, जिसने यूनिटी में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आए, यूनिटी का कोर्स करे और वो स्पेशलाइज्ड यूनिटी डेवलपर बन जाए। इसीलिए उन्होंने SEO के कुछ कोर्स लॉन्च किए हैं ये वो। तो ये इंटरेस्ट आपने खुद डेवलप करना है और उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है। यूनिवर्सिटीज़ ने ये पार्ट स्किप कर दिया है, ये आपको खुद गेन करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था कि हम एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर 2 रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस की बात की जाए तो उनका जो पाइपलाइन प्रोसेस होता है वो तकरीबन सेम होता है, डाटा क्लीनिंग, डाटा रैंकिंग वगैरह। अगर आप जूनियर हैं तो आप करें, ठीक है, अगर आप जूनियर हैं तो आप करें। लेकिन अगेन ये जैसे अभी आप कन्फ्लिक्शन में है ना, कंपनी भी कन्फ्लिक्शन में आएगी कि ये इसमें इंटरेस्ट ले रहा है या इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये वाली स्ट्रैटेजी ना यूज़ करें कि 2 CVs बना लें, यहाँ पे फिर आप सिंगल CV बना लें। लेकिन CV में भी आप प्रायोरिटाइज़ कर दें कि जी मेरा प्रायोरिटाइज़ ये है, लेकिन मैं इसमें भी काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं जूनियर हूँ, अगर आप मुझे इसमें भी यूज़ करना चाहते हैं तो आई एम रेडी। तो आप लेकिन उसको प्रायोरिटाइज़ आपने लाजमी करना है कि ये स्किल सेट जो है ना मेरा प्रायोरिटाइज। जैसे आपने बताया कि कंपनीज ट्रेन कर लेती हैं एम्प्लॉय को, तो हमारे पास तो ये नहीं है ना कि हम पहले से ही C# अच्छे डेवलपर हों। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो क्या मेंशन करे कि कंपनी को पता लग जाए कि हम इसे ट्रेन कर सकते हैं, अगर ये नहीं भी ऐसी। देखें, आपको उसके लिए बेसिक्स चाहिए। जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन किया कि यूनिवर्सिटी सारा कुछ पढ़ा रही हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं करवा रही। डॉक्टर्स में ये चीज़ करवाते हैं। डॉक्टर्स का अगर आप प्रोसीजर देखें, पाकिस्तानी डॉक्टर्स बड़े सक्सेसफुल हैं। उसकी वजह क्या है कि मेडिकल कॉलेज वही बना सकता है जिसका हॉस्पिटल है, वो किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट है। उनको पढ़ा कौन रहा है? डॉक्टर्स जो के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं और शाम को उनका लेक्चर है, ठीक है। और हमारे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे टीचर वो जिनको खुद जॉब नहीं मिले और टीचिंग करने लग गए लेकिन अब मसला ये है कि अब क्या कर सकते हैं, अब चल ऐसे रहा है तो हमें उसी के अंदर ही सर्वाइव करना है। ये सारे इस चीज़ से हंसे हैं, लग रहा है ऐसे काफ़ी लोगों को पता है। सर मैं गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो स्टार्ट से लेके एंड अच्छा गेम डेवलपर कहाँ चूज करूँ और उसका रोड मैप क्या है, कहाँ सीखूँ और फिर कहाँ इंटरव्यू करूँ और कैसे करूँ और हासिल कैसे एंड तक कैसे जाऊँ। यार आपने इतने ज़्यादा सवाल कर लिए आपने तो फ्यूचर एंड तक पूछ लिया मुझसे। अच्छा, अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जैसे जो मेरे इल्म में है, अब आई डोंट नो वो कैसे करवा रहे हैं। जैसे अगर सारे लोग हंसे हैं तो फिर सारे आज़ाद चाय वालों को लगता है फॉलो करते होंगे। तो आज़ाद चाय वाला अच्छा कोर्स करवा रहा है, प्रोफेशनल कोर्स करवा रहा है। कम से कम वो उन लोगों से आपको टीचिंग करवा रहा है जो कि फील्ड में है, ठीक है। अब लाइक मुझे अगर कोई कहता है आगे अगर या आपने डेली आना है, एक दिन मुझे कोई कहेगा निकाल ले, मैं निकाल लूँगा उसके अपने रिलेशन के थ्रू। 2 महीने में एक दिन कहेगा मैं निकाल लूँगा। लेकिन अगर आपको मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट करता है कि जी आपने डेली आना है और 2 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं अगेन सोचूंगा ये 2 घंटे, क्योंकि अब मैं बिज़नेस में आ चुका हूँ, मैं कहूँगा ये 2 घंटे में अगर वहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा तो इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं उनसे डिमांड करूँगा। आज़ाद चाय वाले की फ़ीसेस ज़्यादा हैं इसीलिए कि उसने प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं और वो उस प्रोफेशनल्स को यूटिलाइज़ करके आपको स्किल सेट दे रहा है। एक तो आपके पास वो ऑप्शन है। अब आई डोंट नो उनकी फ़ीस कितनी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मेरे पास अभी कोई ऐसा आया नहीं है स्टूडेंट कैंडिडेट आया नहीं है जो आज़ाद चाय वाले से स्टडी करके आया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनल पढ़ाएगा जितनी मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं। उसके बाद PNY एक है यहाँ पे, आई थिंक सो। क्यों हंस रहे हैं सारे PNY के? अच्छा, क्या वजह निकाले गए आप यहाँ के? उन्होंने वहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं मिले आपको? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे। अच्छा, अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट देखते हैं तो एक EVS इंस्टीट्यूट है,
किसी ने किया ज्वाइन, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। मैंने शॉर्ट कोर्स वहाँ से किया था। एक चीज़ मैंने इसलिए स्किप की थी, अगर उस बात पे आई गई है तो मैंने इसलिए एक चीज़ स्किप की थी कि आप लोग उस तरफ मूव ना कर जाएं, क्योंकि वो किसी टाइम किसी की लक भी होती है। मैंने अपनी डिग्री से पहले जॉब स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। उस टाइम मेरा सेमेस्टर कुछ चल रहे थे, मैंने व्यू से किया। तो ये लाजमी नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर करंट होना चाहिए। मैंने ये चीज़ इसलिए स्किप की थी कि सारे लोग इस तरफ ना मूव हो जाएंगे जी, छोड़ें डिग्री यहाँ पे चले जाएं। तो मैंने EVS से शॉर्ट कोर्स किया था, और जब मैं वहाँ पे शॉर्ट कोर्स करने गया था तो आप ये समझ लें कि आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अगेन लाफिंग तो करेंगे लेकिन शायद आपको मोटिवेट करे। टीचर ने लेक्चर, जैसे वहाँ पे भी शायद PN में रिकॉर्ड करके टीचर लेक्चर वही वाली जितनी भी होती है रिकॉर्डिंग आपको USB में दे देते हैं, या जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे होते हैं आपको USB में दे देते हैं। फर्स्ट डे मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे सारे थे, क्योंकि मैं अभी सेकंड थर्ड सेमेस्टर में था, तो वहाँ पे आए हुए हैं मास्टर्स किए हुए, कुछ लोग प्रोफेशन जॉब कर रहे हैं, अपना स्किल अपडेट करने आए हुए, सारे मैच्योर। अब मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने, सर ने लेक्चर शुरू किया और कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ ऊपर से गुजरा कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या सी बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने रिकॉर्ड करने के बाद उस प्रोजेक्ट को USB में कॉपी किया, और USB कॉपी करके उन्होंने कहा जी ये सर्वर में पढ़िए, जाके ले लें। पहले तो मुझे आधा घंटा सर्वर ढूंढने में लगा, ये सर्वर क्या चीज़ है। सर्वर ढूंढने के बाद मैंने USB लगाई और कॉपी किया, और मैं घर चला गया। घर जाके मैंने लगाया, प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। मैंने आके अगले दिन सर से ना कंप्लेन की, सर आपका प्रोजेक्ट नहीं चला। सर कहते जी और किसका नहीं चला? सबने कहा सर हमारा भी चला। सबने, सर हाँ आपका नहीं चला, आपसे कॉपी नहीं ठीक हुआ ना, 2 USB में आपको कॉपी कर देता हूँ। मैंने कॉपी करवा लिया। अब मैं फिर गया, फिर मैंने वही अगले दिन, सर प्रोजेक्ट नहीं चला। सर कहते अच्छा आप इस तरह करो, लैपटॉप लेके आना। मैं सर मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, चलाओ। सर ने जब चलाया तो उसमें वो जिप फाइल थी, उसमें WinRAR नहीं था। तो सर ने ख़ास तौर पे उसको प्रोजेक्टर के साथ अटैच किया, और सर ने कहा ये इस बच्चे का हाल देखें। इसके बाद WinRAR नहीं और ये कह रहा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। वो लाफ्टर हुआ क्लास में बड़ा अच्छा, लेकिन वो मुझे बड़ा फील हुआ कि नहीं, मैंने उस दिन मैं कहा नहीं जी अब मैं नहीं करना है सारा कुछ। लेकिन उसके बाद सिनेरियो ये था कि एंड पे जितने भी क्लास वाले थे वो सारे मुझसे पूछते थे। तो कई दफ़ा आपकी जो बिस्ती है वो भी आपको बूस्ट कर देती है, तो आपने इस चीज़ से भी बूस्ट होना है। तो EVS काफ़ी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, आप EVS से भी C# वो सिखाते हैं, बड़ी प्रोफेशनल सिखाते हैं। लेकिन अगेन वो स्टार्टिंग में ऊपर से गुजरती है, आपने उसको हज़म करना है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो वो लेकिन C# बड़ी बेस्ट। अब आई डोंट नो, मैं आज से कोई 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब शायद वो करवा रहे हों गेमिंग का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन गेमिंग आपने स्टार्ट वही करनी है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। कॉपी पेस्ट करेंगे आप वेस्ट हो जाएंगे। अर्निंग कर लेंगे लेकिन अब आई डोंट नो वो कब तक चलती है। जब आप सीरीज रैगो में इंटर करते हैं तो यूनिवर्सिटी नेम और GPA कितना मैटर करते हैं? यूनिवर्सिटी नेम यार मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं खुद VU से पढ़ा हूँ, मैं क्या प्रेफर करूँगा यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं मेरा CV देखने का जो अंदाज़, CV देखने का मेरा जो अंदाज़ है, मैं यूनिवर्सिटी भी देखता हूँ CGPA 2.567 वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ज़्यादा CGPA वाला है ना वो रट्टेबाज ज़्यादा है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन कई ऐसे भी हैं कि जो CGPA ज़्यादा लेते हैं वो स्किलफुल भी ऐसे होते हैं। लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी में जो मैं समझता हूँ आपका एटीट्यूड लेवल वो इतना इंक्रीज़ कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं आपने बाहर निकलना है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ बाहर लाइनों में खड़ी होनी है, उन्होंने कहना सर ये बंदा मुझे दे दें। तो वो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप उसी एटीट्यूड से जा रहे होते हैं कि जी मुझे नहीं ज़रूरत, आपको ज़रूरत है मेरी। तो आप वैसे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, नहीं सर मैं, आप अपने डिमांड्स रख रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें, अभी आप लर्निंग फेस में हैं, अभी आपने लर्निंग करनी है, तो आप अपनी डिमांड्स ना रखें, लर्निंग करें। जब 1 साल गुजर जाएगा आप सारी लर्निंग कर लेंगे, फिर हमें पता है कि इसने नखरे करने हैं, डिमांड इसने रखनी है सामने, हमने भी किए हैं, हमें भी पता है। इसने भी, इसके पास स्किल आ गया, इसने नखरे करने। स्किल आया होगा, नखरे बर्दाश्त होते हैं। स्किल नहीं है तब कोई नखरे करेगा तो कहेगा यार इसके आता भी कुछ नहीं और नखरे भी कर रहे हैं। एक रोड मैप उसको बताइएगा, लाइक टाइपस्क्रिप्ट, फिर उसके बाद Next.js, React.js, Python और मेटावर्स, इनको यूज करते हुए जनरेटिव AI की बॉट्स बनाना और जनरेटिव AI की वेबसाइट बनाना। ये आपको नाम पता है कि इनकी चीज़ों का पता भी है आपको? अभी मैंने सिर्फ जो ना इसकी वजह से टाइपस्क्रिप्ट को एक्सप्लोर किया और Next.js को एक्सप्लोर किया। क्या है टाइपस्क्रिप्ट?
टाइपस्क्रिप्ट जैसे जावास्क्रिप्ट का जो है एक सुपर क्लास है, एक उसका वो सुपर फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप जो है ना वो टाइप जो है ना वो डिक्लेयर करके तो आप जो है ना वो सारा काम जावास्क्रिप्ट में करते हो, लेकिन उसके अंदर आप नोड का एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, नोड जेएस का वो यूज़ करते हुए जो है ना आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट लिया, लेकिन एक उसके अंदर बस आपने टाइप्स जो है ना वो हर वेरिएबल की साथ साथ बतानी है। और उसके बाद दूसरी लैंग्वेज का क्या पता है आपको? दूसरी जो है नेक्स्ट जेएस वो एक जो है ना वो उसके अंदर उसको यूज़ करके मटेरियलिस्टिक यूआई होता है शायद, उसको यूज़ करके और साथ जो है ना वो सीएसएस को यूज़ करते हैं, सीएसएस को यूज़ करते हैं आप वो उसके फिर बनाते हो फ्रंट एंड बनाते हो वेबसाइट पे। देखो, आपको लैंग्वेजेस का पता होना ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है आपको लैंग्वेजेस का पता है, लेकिन अगेन वो जो उसका क्वेश्चन था कि इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमें पढ़ा दी जाती हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि हमने करना क्या। आप कोई भी चीज़ किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ये लैंग्वेजेस स्पेसिफाई किस लिए किया गया है कि एक लैंग्वेज है उसमें एक लाइब्रेरीज जो बनाने वाली हैं, हर एक लैंग्वेज का एक फोकस होता है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है, सिक्योरिटी की तरफ है, किसी का फोकस फ्रंट एंड की तरफ है, सॉफ्टवेयर की तरफ है, किसी का फोकस, अगर हम शॉपिफाई की बात करें, आजकल शॉपिफाई हुआ है, शॉपिफाई का फोकस ई कॉमर्स की तरफ है। तो आप हर लैंग्वेज में हर काम कर सकते हो। लैंग्वेज चूज़ हम कब करते हैं कि ये काम इस लैंग्वेज में अच्छा हो जाता है और इसके अंदर इसकी लाइब्रेरीज़ अच्छी मिल जाती हैं। लाइब्रेरीज़ क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स ने हमारी हेल्पिंग के लिए कुछ कोड ऑफ लिखा होता है, बंडल ऑफ कोड्स लिखे होते हैं, उन्होंने कहा आपने ये टास्क परफॉर्म करना है तो आप ये यूज़ कर लें, आपने ये टास्क परफॉर्म करना है तो यूज़ कर लें। आप सबसे पहले तो अपने माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर करें कि हर लैंग्वेज में हर काम हो सकता है। लैंग्वेज ऐसे ही है जैसे मैं अभी आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर लूँ, स्पेनिश में बात कर लूँ, आपसे मैं डिस्कशन कर लूँगा। तो आपने कंप्यूटर लैंग्वेज से बात करनी है, लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर लें, आपने उसको कमांड देनी है, आप फ्लटर यूज़ करें, सी शार्प यूज़ करें, आप जावा यूज़ करें, आप नोड जेएस यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, तो वो आपकी लैंग्वेज समझ जाएगा। लेकिन आप उस लैंग्वेज में कितनी ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर आप मुझे कहें मैं स्पेनिश में बात करूँ, मैं तो फंस जाऊँगा आपके साथ हेलो हाई के अंदर ही। इंग्लिश में बात करें शायद मैं उसमें फंस जाऊँ। तो उर्दू में मैं बड़ा आपसे कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, कि आप भी कंफर्टेबल है, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, बड़े ईजिली बात कर। तो आपने लैंग्वेज वो यूज़ करनी है कि जिसमें वो लाइब्रेरीज़ जो लिखी हुई हैं, जो आप काम उससे करवाना चाह रहे हैं, वो बड़ी उसमें फ्रेंडली हैं, जो आप टास्क करना चाह रहे हैं, तो तब आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन आती है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी है तो आप ये सारी टाइपस्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करें, क्योंकि इनकी लाइब्रेरीज स्पेसिफिकली उन्होंने उन चीज़ों के लिए डिज़ाइन की हुई, तो आप इनको यूज़ करें। अगर आप सी शार्प की बात करते हैं तो सी शार्प अब आके आ रहा है, लेकिन उससे मैच्योर नहीं है। जब तक सी शार्प उस तक पहुँचेगा, हो सकता है वो एक नई चीज़ निकाल दे। तो आपने लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जब करनी है तो आपने इंटरेस्ट के लिहाज से करनी कि मैंने लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कौन सी यूज़ करनी है, मेरा किस में इंटरेस्ट है, मैं किस में जाना चाह रहा हूँ, इसकी लाइब्रेरीज अच्छी हैं, इसकी लाइब्रेरी मैं डेवलपमेंट कर लेता हूँ .NET में, वही सेम काम PHP में हो जाता है, वही सेम काम शॉपिफाई भी कर रहा है, वही सेम काम वर्डप्रेस में भी हो जाता है। तो वो सारी लैंग्वेज अभी मैं इसमें डिफाइन नहीं कर सकता कि .NET अच्छी है कि शॉपिफाई। हो सकता है मैंने अच्छी ना बनाई हो, शॉपिफाई ने बहुत डिटेल्ड काम किया हुआ ई कॉमर्स के ऊपर, तो मैं उसको मैच नहीं कर सकता। अगर आप आज मुझसे कहें कि शॉपिफाई कितने का है, $25 का है, आपके सर सेम एज इट इज़ कॉपी वेबसाइट बना दें .NET के अंदर, मुझसे लेंगे, मैं कहूँगा ये तो लाखों रुपए की बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रोडक्ट बना के काफ़ी मैच्योरिटी के साथ काम कर दी है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस तक जाने के लिए एक टाइम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए। AI है एक रैपर की अपॉर्चुनिटी को इन फ्यूचर कम करेगी इस टर्म में कि एक बंदा है उसको C++ का सारा आता है स्किल, तो वो AI का यूज़ करके 3 बंदों का काम शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकता है। यार ये कंसेप्ट थोड़ा सा ना गलत प्रेजेंट किया गया कि AI आगे लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वो जब कंप्यूटर आया था तब भी लोगों ने ये कहा था कि बस बंदे के सारा काम कंप्यूटर करेगा, लेकिन AI से काम भी तो आपने लेना है ना। AI में दिमाग तो है, आप उसको कमांड्स तो दे सकते हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली भी कर सकता है, उसके पास चीज़ें भी हैं, लेकिन आपने उसको कमांड तो आपने देनी है। लाइक मैं अगर अब आज की बात करूं कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने किसी एक लेपर्ड की बात कर लेता हूँ, लेपर्ड की API इम्प्लीमेंट करनी है, तो पहले मुझे लेपर्ड की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती थी। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के मैं उसकी रिक्वेस्ट देखता था कैसे बनेगी, और फिर आगे जाके मैं पढ़ के सारी रिक्वेस्ट बनाता था। तो अब लोगों ने ChatGPT या इस तरह के ये टूल यूज़ करके सिंपल जाके लिखते हैं कि लेपर्ड की API कैसे इंप्लीमेंट होगी, वो पूरा कोड दे देगा आप।
लेकिन वो कोड आपने प्रोजेक्ट में तो लगाना है ना, ऑटोमेटिकली आपको पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बना देगा। ऐसे नहीं कर सकता चैट जीपीटी आई कि मैं उसको कहूँ कि अच्छा मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना के दें जिसमें 5 प्रोडक्ट्स डल रही हों, उसमें लेपर्ड भी इम्प्लीमेंट हो, उसमें TCS भी इम्प्लीमेंट हो, उसमें पोस्टएक्स भी इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसा नहीं है, आपको वो सिर्फ और सिर्फ जंक्स ऑफ कोड दे सकता है, चंक्स, छोटे छोटे चंक्स दे सकता है, उसको जोड़ना आप नहीं है। काम फास्ट कर सकता है कि जो काम पहले 2 घंटे में होता था अब वो काम 15 मिनट में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, सारा काम AI कर रही है तो फिर हमारी तो ज़रूरत ही ख़त्म, फिर हमने करना ही क्या है, फिर AI खुद ही खाना बना ले, खुद ही सब कुछ कर लेगी। ये नहीं मतलब कि रिप्लेसमेंट मेरा क्या है जो एक कंपनी में 20 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 5 हो जाएंगे मतलब AI की हेल्प से। देखो AI की हेल्प से काम भी आपका काम भी मेजॉरिटी की लेवल की तरफ चला जाएगा। लाइक एक काम पहले 2 घंटे में होता था, उसकी कॉस्ट थी $100, हम तो टाइम कॉस्टिंग करते हैं ना, अब वो 15 मिनट में हो रहा है, उसकी कॉस्ट है $10। तो जिसका $100 का बजट है ना, उसने अपनी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ कर देनी है। उसने ऐसे नहीं करना कि वो अपना बजट $10 पे ले आएगा, वो कहेगा अच्छा ये काम मैंने जो सोचा था $100 में होगा, ये $10 में हो रहा है, अच्छा आप इसमें ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें। ख्वाहिशात जब तक नहीं ख़त्म होती हमारा धंधा चलेगा। लिंक्डइन के अलावा जॉब के लिए और इंटरव्यूज के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं? यार अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, रोज़ी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन तो एक समझ लें कि वहाँ से हमने जब कोई जूसी प्रोडक्ट, जूसी लड़का लेना होता है ना कि यार जिसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, जैसे आप अपनी शादी की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं ना कि बाल लंबे होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और बजट भी आपके पास खुला है, अमीर भी आप बहुत ज़्यादा है कि आपके नहीं मैं जैसी मर्जी डिमांड रखूँ नेक्स्ट बंदा रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो तब हम लिंक्डइन पे जाते हैं और लिंक्डइन पे जाके हम उसी तरह के सोर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें सोर्स भी ऐसा चाहिए कि जिसमें ये हो, ये आता हो, ये आता हो, ये हो, इंग्लिश स्किल बड़ा अच्छा हो, क्लाइंट डीलिंग बड़ी अच्छी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तब हम लिंक्डइन पे जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पे इंटर्नी कुछ कंपनीज हायर भी करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हायर भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हायर नहीं करती, लेकिन स्टार्टिंग पे हम कोशिश ये करते हैं कि रोज़ी, इंडीड और सेक्टर इन जगह पे पोस्ट लगा दें, वहाँ से CVs आ जाए। इंडीड, रोज़ी, इंडीड और आप लिंक्डइन तो है ही है, और भी काफ़ी हैं, जॉबी है, joby.pk, लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पे पोस्ट नहीं लगाई, रोज़ी से ही और इंडीड से हमें CVs मिल जाती हैं। अच्छा, इन पर्सन वॉक इन करके भी लेना आप और इंटरव्यूज दे सकते हो उसके इंटर्नशिप के लिए, ये कि ऑनलाइन अप्लाई ही होता है हर जगह? यार इसमें ना आपका टाइम वेस्टिंग मुझे लगता है ज़्यादा है। टाइम वेस्टिंग इन द सेंस ऐसे है कि मुझे एक सोर्स चाहिए भी, लेट्स सपोज मुझे एक सोर्स चाहिए भी, तो मैं इस टाइम कॉल में हूँ, मीटिंग में हूँ, नॉक हुआ और किसी ने कहा जी ये CV किसी ने ड्रॉप किया, तो मैं उस टाइम फोकस नहीं करूँगा, मैं कहूँगा इसको बाद में आना, या CV रख लो उसको, वो ठीक है, इट्स ओके। हो सकता है वो CV मिसप्लेस हो जाए, और उस टाइम ज़्यादा इंटरेक्शन कौन कर रहा होता है आपसे? ऑफिस बॉय ने डोर खोलना है, ऑफिस बॉय ने आपसे CV लेनी है, ऑफिस बॉय ने मुझे आए कहना, हो सकता है मैं उसकी बात भी ना सुनूँ, मैं उसको कहूँगा बाद में आना, और वो आपको कह दे कि सर कह रहे हैं जी नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड हो सकता है मुझे बड़ी नीड हो उस सोर्स की, तो अगर कोई CV आ रही हो और वो आपकी लक है कि मैं फ्री बैठा हूँ आज, कोई भी काम करने को नहीं है, इंटरव्यू के लिए आया, मैंने CV पढ़ भी ली, CV देख भी ली, अच्छा भी है, बुला लो यार इंटरव्यू कर लो, ये आपकी लक है। ये दुबई वगैरह में ये सिनेरियोज चल रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेक्शन डिफरेंट है कि जो इस तरह आया ना वॉकिंग पे, इसको नीड है तो इसको हम कम पैसों में रख लेंगे क्योंकि वहाँ पे सैलरीज काफ़ी हाई हैं। दुबई में ये चीज़ चलती है। पाकिस्तान में आई थिंक सो कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है या आपको लगता है आपकी लक बहुत अच्छी है तो फिर आप ट्राई कर लें, अदरवाइज़ हम तो ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पे करते हैं। आप कुछ आइडिया दुबई में सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? लाइक पाकिस्तान में अगर एक साल में 1 लाख रुपये बहुत कम सैलरी है मेरे ख्याल में, 1 लाख। दुबई में अगर आप कन्वर्जन के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, अगर आप दुबई के लिहाज से देखेंगे तो कम है। क्या बनता है 1 साल में, क्या होता है, और 2 साल 3 साल? वहाँ पे अगर 3 साल के एक्सपीरियंस वाला है वहाँ पे तो वो पाकिस्तानी आई थिंक सो 1 मिलियन प्लस सैलरी ले रहा है पाकिस्तानी कन्वर्जन के लिहाज से। लेकिन अगर आप अपना दुबई में लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो वो इससे बहुत बदतर होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अजाब में फैमिली हैप्पी रहे तो आप फिर अजाब में फैमिली आपकी हैप्पी है। हो सकता है कि आप जाके 3-4 साल में लगा लो, सेविंग्स कर लो, वापस आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, बूस्ट मिलेगा, टाइम जल्दी बचा लो। देखिए जितना जो नया स्टार्टर जाता है ना वो चाहता तो यही है सेविंग कर ले, लेकिन वहाँ पे जाके वो जब दुबई देखता है ना तो वो कहता है मैंने यहाँ पे भी जाना है, मैंने यहाँ सेविंग होती नहीं है, वो वापस घर से मंगवाता है। आप अगर दिमाग में माइंडसेट बना के जाओगे तो फिर तो
फिर तो अच्छी चीज़ है, फिर आप कर सकते हैं, फिर तो ये कंसेप्ट अच्छा है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं और अक्सरियत में जितने भी आप देखेंगे उनका एंड रिज़ल्ट यही है, उनका एंड माइंड में यही होता है मैं यहाँ से कलेक्शन कर लूँ और पाकिस्तान में जाके ये बिज़नेस कर लूँगा। आपका आपने तो मेरी बात की थी कि डिग्री के बाद 3-4 महीने का आपको जॉब नहीं करता मिली, तो किस वजह से नहीं मिली, तो फिर जब मिली तो आपने क्या किया? तो 3-4 महीने से आपने जाने जॉब के लिए 3-4 मंथ्स, आपका क्वेश्चन समझा नहीं मैं। 3-4 महीने कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, तो आपने किन स्किल्स मतलब क्या काम किया कि आपको मतलब जॉब मिल गई? मैंने CV इम्प्रूव की, CV इम्प्रूव की। जब वो भी कैसे कि अगर मुझे कॉल आ भी गई तो मैंने अगेन जैसे मैंने आपको बताया CV में मैंने लिखा हुआ C# के अंदर 10 में से 9 और SQL के अंदर 10 में से 9.5। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गया उन्होंने फिर जब 9 वाले मुझसे क्वेश्चन किए तो मेरा तो स्किल 1 वाला था। जब 9 वाले क्वेश्चन किए फिर मुझे पता लगा नहीं, IT के अंदर जो एक्चुअल मैं हूँ मुझे वो प्रेजेंट करना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट करूँगा। इंटरव्यू में भी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती होगी और मुझे कोई आंसर भी नहीं। और प्लस आप इंटरव्यू से बड़ी लर्निंग करते हो। लाइक मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया, आपको नहीं पता, तो अच्छा कैंडिडेट वो है जाके वो सर्च करेगा कि यार ये मुझसे इन्होंने ये क्वेश्चन किया है। लाइक मैंने अभी तो आपको मैंने बता दिया ना इंटरव्यू के अंदर, कई तो आपके कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दी है डाटा टाइप क्या होती है, आपने कहा नहीं पता, स्ट्रिंग क्या होती है, आपने मैं कहा जी ये डाटा है, आपको पता लगे अच्छा डाटा टाइप ये होती है। अब नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको कोई पूछेगा आपको पता है डाटा टाइप क्या होती है, काफ़ी लोगों के वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब अगर मैंने आपको नहीं बताया, मैं कहा डाटा टाइप क्या होती है, आपने कहा सर नहीं पता, मैं कहा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर क्या होता है नहीं बताया। लेकिन आपने अगर स्टार्टर है तो आप आगे सर्च करेंगे डाटा टाइप क्या होती है, उसके बारे में पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, ना कि खाली पढ़ें। आपने पढ़ लिया, जॉब मिल गई, जॉब के बाद वो ज़्यादा बुरा हाल करेंगे, आपका एक्सपेक्टेशंस हाई होगी है ना। तो आप मैंने यही किया कि मैंने अपनी CV को जितना जितना मैं इंटरव्यूज़ 1-2 अगर मुझे कॉल्स आई हैं मैंने देखा है, उसके बाद मुझे पता चल गया कि जो मुझे आता है मैंने वो लिखना है। मैंने एक्स्ट्रा एफिशिएंसी CV में नहीं मारनी कि मैं फ़ुटबॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, ये चीज़ें वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं मेंशन करनी। अभी आपने जो कहा 10 में से 1 स्कोर, तो 10 में से 1 स्कोर मेंशन कर सकते हैं? लाइक मैं अपनी अगर स्किल कहूँ 80 से जावास्क्रिप्ट में हूँ, मैं सब 10 में से 3 होती है। अच्छा ये तो 3 ज़्यादा थोड़ा नहीं है, लाइक मुझे है इतनी 3 नहीं है। तो फिर जो है वही आपने मेंशन करना है। लेकिन देखें अगर आप मुझे आज पूछेंगे ना कि मैं आपने आपको C# में रेट क्या करूँगा, तो मैं आज भी 5 से ऊपर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ की, मुझे रियलाइजेशन है कि यार ये बहुत वॉइड चीज़ है और मैं इस सारी चीज़ों को टच नहीं कर सकता। हो सकता है कि आज 1 साल का कोई एक्सपीरियंस वाला या आप मुझसे बैठे कोई ऐसा क्वेश्चन कर लो जिसको मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो आपने उनसे क्वेश्चन कर लिया तो मैं कहूँ मैं तो 10 of 10 हूँ। 10 of 10 का मतलब ये है कि मुझे तो सब पता है, ठीक है। आपने कोई ऐसी चीज़ पे वर्किंग की हुई है जिस पे मैंने वर्किंग नहीं की, तो आपने उनसे वो पूछ ली, मैं कहूँगा मुझे तो नहीं यार पता, तो फिर मैं 10 of 10 किस चीज़ का हूँ, ठीक है। तो मैं अभी भी 5 इसलिए कहता हूँ कि मैंने भी C# की सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की। कई ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि मैंने भी यूज़ नहीं की, ठीक है। तो वो आपने रेट अगर 3 भी कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि इंटर्न ही है तो आप इट्स इनफ, ये भी ज़्यादा है। जब वो आपसे 3 वाले क्वेश्चन भी करेगा ना तो आपको उसमें भी फंसा देगा। तो अगर इस तरह की रेटिंग होगी ना तो हमारा सबसे पहले फोकस ज़्यादा है, इसने अच्छा 9 रेटिंग किया तो मैं आपको ऐसे ऊपर वाला क्वेश्चन करूँगा, और क्योंकि आपने 9 रेटिंग की है, आपने कहा मुझे C# बहुत अच्छी आती है, तो मैं जब 9 रेटिंग वाले क्वेश्चन करूँगा आपको आंसर नहीं आएंगे, तो जब आपको आंसर नहीं आएंगे आप पास आउट नहीं होंगे। तो वो तो मूड पे डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट पर्सन के, लेकिन ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा अगर इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूज़ मल्टीपल ले चुका है, उसको पता है, वो चीज़ों को समझता है। ये भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेने वाला कैसा है, उसने आज तक इंटरव्यू नहीं लिया, उसने देखा 3 यार ये तो फारिग है। जिसने मल्टीपल इंटरव्यूज़ लिए हैं, जिसको पता है चीज़ों का, अगर वो ले रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। लक इसमें काफ़ी यूज़ आप इतना नहीं, लेकिन CV पे काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं आप। कौन से प्लेटफॉर्म्स? यार काफ़ी लोग अब इस पे काम करें, क्योंकि आजकल के दौर में ना लोग चाह रहे हैं कि उनका बजट कम लगे और रिजल्ट ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अब उसके अंदर अब जैसे आजकल कैनवा एक आया हुआ है, हम खुद उसको बड़ा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप फ़ोटोशॉप में बनाते हैं एक दिन में,
वो आपको 15 to 20 मिनट्स के अंदर जनरेट कर देता है। तो हम तो खुद डिज़ाइनर को इस चीज़ पे रिकमेंड करते हैं कि यार आप कैनवा यूज़ करें। तो ये जितने भी अपडेटेड टूल्स आ रहे हैं, तो अब पहले ये सॉफ्टवेयर हाउस वाले उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, पहले इसको कह रहे थे नहीं ये नहीं ठीक, सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ रहा था क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं थे। अब जो टूल्स आ रहे हैं वो इतने मैच्योर हैं कि लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं कि आप इसको यूज़ करें। सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स बेटर देन आपको कस्टमाइजेशन से देने लग पड़े, तो वो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इस वजह से लोग कहते हैं आप यूज़ करें। मेरा काम अगर 1 घंटे का काम 15 मिनट में हो रहा है और उससे भी अच्छा हो रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है 1 घंटा लगाने की कि नहीं जी आप कस्टम पेंसिल से बनाएं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा रिजल्ट आ रहे हैं, इट्स ओके फाइन। ऑब्वियसली अब जैसे एक चीज़ स्टार्ट जो होगी है, मुझे पता है कि कैनवा से अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, पहले हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिज़ाइनर्स हायर करते थे। वो डिज़ाइनर्स दिन के अंदर हमें 10 पोस्टें बना के देते थे और वो भी बड़ा खींच के उनको कहना कि जी इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, पुराने टेम्पलेट्स के अंदर से चीज़ें उठाएं, क्विकली करें, 10 पोस्ट हमें बना के दें डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब जब से कैनवा आया, वो डेली न्यू टेम्पलेट्स, डेली न्यू पोस्ट विद एनिमेशंस 20 निकल रही हैं, 30 निकल रही हैं। तो मैं क्यों प्रेफर करूँगा इन फ्यूचर भी कि मुझे आप फोटोशॉप में बना के दो? मैं तो कहूँगा कैनवा। हाँ, फोटोशॉप पे मैं तब आऊँगा कि एक क्लाइंट है वो मुझे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे कर रहा है और मुझसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ही डिमांड करेगा, वो मुझसे कॉपी पेस्टेड चीज़ नहीं मांगेगा। ठीक है, तो जब कॉपी पेस्टेड चीज़ नहीं मांग रहा तो फिर मैं उसको कहूँगा यार कोई यूनिक आइडिया लेके आओ, ऐसा कोई आइडिया जनरेट करो डिज़ाइनिंग में जो पहले नहीं हुआ। तो दैन फिर मैं प्रेफर नहीं करूँगा कैनवा को। लेकिन ये बहुत कम होता है, क्लाइंट्स को कहते हैं कि 50 की चीज़ हमें 20 में दे दें, हम देते भी हैं। वो कैसे देते हैं? इन्हीं टूल्स के ज़रिए। बहुत सी कंपनीज आपको हायरिंग के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को जज करती हैं, बट जिस पोस्ट के लिए वो हायर कर रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उससे। अगर आप उस पोस्ट के लिए अच्छे बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी है तो आप तो हायर ही नहीं हो पाओगे, तो फिर उसका क्या? ये बेसिकली ये ना कंपनी टू कंपनी वेरी होती हैं। वही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि प्रेफर होता है कि हर कंपनी जो है ना प्रेफर कर रही थी कि अच्छा यार यहाँ तक मुझे लड़का शार्प मिल जाए, बाकी मैं कर लूँगा। ठीक है, और अगेन ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके कस्टमर्स के ऊपर। अब जो अगर मैं अपनी क्लाइंट एज की बात करूँ ना, तो मेरा स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसे रहा है कि यार कुछ यूनिक करना चाहिए, यार ये तो पहले हुआ हुआ ये ना करो, ये करते हैं, ये तो पहले हुआ ये नहीं। तो मेरे क्लाइंट्स की भी साइकी ऐसी होगी, क्लाइंट्स भी ऐसे मुझे मिलना शुरू हो गए, क्लाइंट्स भी ऐसे बनने लग गए, क्योंकि मैं यूनिक चीज़ों की तरफ मैं खुद भी मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं क्लाइंट्स को भी कहता था कि यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो एट द एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स भी वैसे ही मुझे आने लग गई। तो अब मुझे ऐसा चाहिए कि जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हो। ठीक है, तो मैं कुछ के क्लाइंट्स होते हैं कॉपी पेस्टेड, वो कहते हैं ये ऐसे ही होता है, लेना है ठीक है, इट्स ओके, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, बस ऐसे ही होना है। तो वो उस तरह के कैंडिडेट्स हायर करते हैं कि जी बस सिंपल ये काम कर सकते हैं आप, ये ऐसे ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं भी हो रही, ठीक है इट्स ओके, हम आपको गुजार देंगे। तो ये कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। हर तरह की फील्ड है, हर तरह का कोई भी आईटी के अंदर स्किलफुल पर्सन ऐसा नहीं है कि जॉबलेस है। अगर वो जॉबलेस है इट मीन उसके पास स्किल नहीं है। और मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई जॉबलेस है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, खुद करता होगा, कहीं ना कहीं से वो रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। अप्रॉक्स सर पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के ऑफिस नहीं है, तो एज अ डेवलपर सर इनको अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल है। लाइक इंडिया में काफ़ी गाइडलाइन है इसकी, इस तरह वो सर वो डेटा स्पेसिफिक वाली, उसके बाद अपना क्वालिटी वाली बनती है। इस तरह सर मल्टीपल लोग हैं जो वहाँ पे प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में अप्रोच कर सकते हैं एज अ इंटर्नी या फिर आप डेवलपर के लिए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसका कैसे? यार अब जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अक्लमंदी तो इसी में है कि हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए ही चीज़ों को देखें और उसी लिहाज से चीज़ों को प्लान करें। हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ें आएँ पाकिस्तान में, तो तब हम ये चीज़ों को फोकस कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा है कि मैं इन्हीं में जाके जॉब करनी है, तो फिर आपको स्विच कर लें, आप कंट्री चेंज कर लें आप दुबई चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ। लेकिन हमारे रिसोर्सेज ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट चाहिए। अगर आप ये आरफा टावर जो इतना बड़ा बना है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाके जॉब करती रही, तो वो उसके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्किल था कि जिसने उसको प्रोमिनेंट किया, तो वो कंट्री से साइडलाइन हो के भी वो उस चीज़ में प्रेफरेबल हो गया। तो ये आपके आईटी के अंदर, मैं वही एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है कल आप मुझे लेक्चर दे रहे हो। तो आईटी में ऐसा नहीं है कि मैं आज बहुत बड़ा
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग कर ली है। आईटी के अंदर ऐसी है कि किसी के माइंड सेट का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं कि आप लोगों में से बैठे कोई ऐसा स्किल सेट किसी के पास हो, वो पॉलिश करे अपना स्किल सेट तो इतना एडवांस वो हो जाए कि मुझे भी उससे पूछना पड़ जाए कि यार ये आपने कैसे किया। तो आईटी में आप एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर्स तो करता है, लेकिन आईटी में जितना जो बंदा जितनी एफर्ट पुट करेगा, क्योंकि ये आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है। मैं आज 8 घंटे काम कर रहा हूँ, आप 3 घंटे की नींद ले रहे हैं और 24 घंटे आप सिस्टम के ऊपर है और एक चीज़ पे एफर्ट करते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लेट्स सपोज, और मैं पुराना डेवलपर हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टच ही नहीं कर रहा। तो आगे आने वाला दौर अगर उस टेक्नोलॉजी का या उन चीज़ों का है तो आपने उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने किया ही नहीं है, तो इट मीन्स कि आप मुझसे ज़्यादा स्किलफुल हो गए। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में लेके चलना, आपने एफर्ट करनी है, सिर्फ एफर्ट पुट करनी है, कंसिस्टेंसी से एफर्ट पुट करनी है। ऐसे भी नहीं करना कि यार अब मुझे फ्लटर में मज़ा नहीं आ रहा मैं सी शार्प कर लेता हूँ, यार डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आ रहा मैं डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, यार ये मुझे ऐसे नहीं हो रहा। जिस चीज़ को स्टार्ट कर लिया है अब बाकी सब चीज़ें भूल जाएं, यही करना है बस। पढ़ना कहाँ तक चाहिए, लाइक एमएस के लिए बैक करना चाहिए, जर्मनी वगैरह इस तरह की कोई कंट्रीज वगैरह एक्सप्लोर करनी चाहिए पढ़ने के लिए, या बस बीएस करके जॉब करके फिर आगे जॉब के अंदर अपने आपको पॉलिश करना चाहिए? यार ये हर एक के लिहाज से डिफरेंट है। कुछ लोग अपने, कई ऐसे लोग हैं, अब आपके प्रोफेशन आपने आगे चूज़ क्या करना है। कई मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने आगे से एमएस किया है और ये सारी चीज़ें की हैं और वो जाके टीचिंग कर रहे हैं, पीएचडी कर ली है उन्होंने, वो जाके दुबई में टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर रहे हो ये चीज़ें स्टडी करके। तो इट्स डिपेंड्स कि आप किस तरह अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, इसमें तो कोई वो प्लान नहीं है। चले ठीक है, बड़ा अच्छा सेशन रहा आप लोगों के साथ, होपफुली